जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 8 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर सभी न्यूज को डिटेल में कवर करवाया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से। प्लस यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का, इसको ज्वाइन करें। और पूरे उत्तर प्रदेश पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है वो यहीं से होता है, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको। और दूसरी चीज, प्रीलिम से लेकर आपके सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी यहां पर करवाई जाती है ए टू जेड। तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले लें। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम के चैनल्स को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, प्लस हमारे इंस्टाग्राम के पेज को। यहां पर हम लोग बहुत सारी अपडेट जो है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सबसे पहले टॉपिक्स बताता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो हम्पी, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि हम्पी जो है वो कितने रुपए के नोट पर हम लोग को नजर आती है। राइट, हम्पी एक हेरिटेज साइट है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको भारत दर्शन में हम्पी भी जो है वो ले जाया जाएगा। तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हम्पी जो है वो कौन से कितने रुपए के नोट पे नजर आता है। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें तो हम लोग को जो है वो ट्राइबल के स्ट्रगल्स जो है वो देखने को मिल रहा है। आज की डेट में एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें बताया जा रहा है कि आदिवासी जो है वो बहुत सारी परेशानियों का को फेस कर रहे हैं। फिर राइट टू बी फॉरगेटन, भूल जाने का अधिकार, तो ये एक चीज आए, एक टॉपिक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग समझेंगे। तो तमिलनाडु के अंदर आपको पता है यार कितनी बुरी स्थिति जो है वो हो रही है, कोस्टल इरोजन हम लोग को देखने को मिल रहा है और ह्यूमन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं कि हमने पेड़ पौधे जो है वो काटे हैं, तो पेड़ जो होते हैं उसकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज और एविएशन इन लेह, तो ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आशियान मीट का एक टॉपिक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इस टॉपिक को हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम्पी का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। हम्पी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लिख लीजिए। और हम्पी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में विजयनगर डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। ये अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है ये स्थल। राइट, तो इतना पॉइंट तो पहले आप लिख दो जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब आज की डेट में ये साइट भी जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यहां पर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही है। क्या प्रॉब्लम्स है तो आगे चल के हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम पहले बात कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो नोट्स अगर आपके पास नहीं है विजयनगर एम्पायर के तो बना लो, और जिन लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लासेस ज्वाइन की हुई है तो उनको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो 1336, इस समय हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई हुआ करते थे जिन्होंने विजयनगर का फाउंडेशन किया। अक्सर लोग बोलते हैं कि बाबर जो था वो पहला व्यक्ति था जो इंडिया के अंदर आकर जिसने गोला बारूद का इस्तेमाल किया। बाबर पहला व्यक्ति था ही नहीं। पहला व्यक्ति बताओ कौन था? बुक्का। ये था जिसने पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल किया था इंडिया के अंदर। राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1340 के आसपास जो है वो उसने किया था। और ये स्टार्टिंग में ये दोनों भाई जो थे वो सैनिक हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर। फिर बाद में जाकर इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया कर्नाटक के अंदर। यहाँ पर एक संत भी विद्यारायण हम लोग को देखने को मिलते थे। राइट, उन्हीं से इंस्पायर होकर जो है ये किंगडम जो है वो तैयार हुआ, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर 4 डायनेस्टीज हम लोग को देखने को मिलती थी, संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडु। और कृष्णदेव राय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जिसने लिखी है अमुक्त माल्यदा, तो ये लिख लो। कृष्णदेव राय की किताब है अमुक्त माल्यदा, जो कि तेलुगु में लिखी गई है। और कृष्णदेव राय जो है वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था, विजयनगर एम्पायर की। अब हम्पी के बारे में बात करें तो हम्पी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया। ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखा हुआ है, ये विजयनगर की कैपिटल हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। आपको तो ये ध्यान में रखना है बस कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये भी आप हटाओ इसको, आप ध्यान में रखो कि हम्पी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, विजयनगर की कैपिटल सिटी हम लोग को देखने को मिली थी विजयनगर एम्पायर के समय पर। फिर इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को के द्वारा 1986 में। ये भी जहां पर अपना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा हुआ है ना नोट्स में, तो उसके ब्रैकेट में लिख दो 1986। फिर हम्पी के अंदर आपको कृष्ण कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा, नरसिम्हा जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, गणेश जी की, हेमकुट
ग्रुप के मंदिर हम लोग को देखने को मिलेंगे। अच्युत्यारा राय मंदिर हम लोग को देखने को मिलेंगे, विट्ठल स्वामी के मंदिर देखने को मिलेंगे, पट्टाभिरमा के मंदिर देखने को मिलेंगे, लोटस महल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी सारी चीजें इस यहाँ पर है। जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप भारत दर्शन करेंगे तो आपको हम्पी भी ले जाया जाएगा। काफी सारे स्टेट पीएससी में भी भारत दर्शन जो होता है तो उसमें हम्पी भी ले जाया जाता है। यूपीएससी में तो डेफिनेटली ले जाया जाएगा, बट स्टेट पीएससी वाले भी भारत दर्शन करवाते हैं तो वो भी लेके जाते हैं काफी सारे। इसके अलावा आपको आप बात करें तो विजयनगर एम्पायर जैसे ही खत्म होता है तो उस समय ये डेक्कन सल्तनत हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा विजयनगर एम्पायर खत्म होता है, ये बैटल ऑफ तलीकोटा में 1565 में। तो उसके बाद ये पूरा एरिया जो है वो खराब हो गया, तहस महस हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, स्मारकों की बात करें जो हम्पी में है, जैसे कि विरूपक्ष मंदिर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो कर्नाटक ध्यान में रखना है। 7वीं सेंचुरी का शिव जी का मंदिर है, ये विजयनगर स्टाइल में बना हुआ है और भगवान विरूपक्ष को जो है वो डेडिकेटेड है। फिर विट्ठल मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 सेंचुरी को बनाया गया है और उस समय देवराय सेकंड का रूल जो है वो चलता था और ये भी भगवान विष्णु विट्ठल को जो है वो डेडिकेटेड है। और ये अपने स्टोन चैरियट के लिए और म्यूजिकल पिलर के लिए जो है वो जाना जाता है। फिर इसके अलावा एक हम्पी चैरियट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। 3 फेमस स्टोन में से एक हम लोग को देखने को मिलता है कि हम्पी चैरियट है। 16 सेंचुरी में बनाया गया था राजा कृष्णदेव राय के द्वारा और गरुड़ भगवान को डेडिकेटेड है। जो गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का व्हीकल है, सवारी है। फिर इसके अलावा विजयनगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें कि वहां पर किस प्रकार के टेम्पल्स यानी कि मंदिर जो है उनकी वास्तु कला शैली जो है वो किस प्रकार की हुआ करती थी। तो पहली चीज तो यहाँ पर मोनोलिथिक स्क्रिप्चर थे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एक ही पत्थर से जो है पूरी मूर्ति बनाई जाती थी, अखंड मूर्तियां। फिर पैलेसेस, महल बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। ऑफिशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर है, राइट, आधिकारिक भवन जिसको हम लोग बोलते हैं। सिटीज, एक पूरी पूरा शहर हम लोग को देखने को मिलता है। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई प्रणाली प्रॉपर है। स्टेप वेल्स यहाँ पर है, बावड़ियां हैं, टैंक्स हैं, राइट, तालाब वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए इस मंदिर में। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इसको हिंदू और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों इस पे हम लोग को नजर आते हैं, क्योंकि उस समय पर मेडिवल पीरियड पर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी हम लोग को देखने को मिलता था, इसलिए हिंदू और इस्लामिक दोनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर दीवारें जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट जो है वो की गई हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। नक्काशी बहुत अच्छी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर गोपुराम जो है वो बनाए गए हैं, सभी साइड्स पे हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, सभी दीवारों पे जो है वो गोपुरम जो है वो बनाए गए हैं। फिर मोनोलिथिक रॉक पिलर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल रॉक का पिलर है। फिर इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अ, महानवमी तिब्बा, कल्याणा मंडप, हजारा राम मंदिर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कहां पर है। और यहाँ पर डेकोरेटिव बहुत ही मतलब सुंदर चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। हॉर्स, घोड़े को फीचराइज जो है वो किया गया है। राय गोपुराम जो है एक बड़े बड़े यानी कि गेटवे टावर्स जो है वो बनाए गए हैं, राइट। तो वो सब चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा आज की डेट के चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एरिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो प्रोटेक्टेड एरिया तो है ही। बट फिर भी यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, स्टोन क्वेरिंग एक्टिविटीज हो रही है। मतलब यहाँ पे पत्थरों को निकाला जा रहा है, खोदा जा रहा है, जैसे पत्थरों की खदानें होती है ना, तो वो चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है हम्पी के आसपास के एरिया में। पर्टिकुलरली हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है हम्पी और अनीगुंडी के बीच में। अब वो सब चीजें एग्जैक्टली आपको याद रखने की जरूरत है। आप तो ध्यान में रखो कि यहाँ पर स्टोन क्योरिंग एक्टिविटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। जो पत्थर जो है ना उसकी उत्खनन गतिविधियां हो रही है, यानी कि पत्थर निकालने की गतिविधियां चल रही हैं। अब पत्थर जब निकाले जाते हैं तो आपको पता है कि एक बड़े से चट्टान के अंदर डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया जाता है, राइट। तो अब सोचो इतने सारे एक्सप्लोसिव जो है वो रॉक्स को ब्लास्ट करने के लिए जब होते हैं तो उसपे शेक होता है, राइट, वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण ये जो हेरिटेज साइट है उसको डैमेज हो रहा है। तो यही सब चीजें क्वेरिंग एक्टिविटीज जो है, ये यहाँ पर ग्रेनाइट बोल्डर्स हैं, राइट, इस विरूपक्ष मंदिर के आसपास और दूसरे स्ट्रक्चर्स के आसपास। जब ये सब डायनामाइट जब वहां पर लगते हैं और ब्लास्ट होता है तो वाइब्रेशन होता है, तो ये सब भी पुराने हेरिटेज को भी नुकसान पहुंच रहा है, ये भी खराब हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ये इशू है, इसलिए टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो आदिवासी लोग आज की डेट में बड़े परेशान है, किस चीज को लेकर परेशान है, तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी हम लोग को आंध्र प्रदेश की देखने को मिल रही है। आदिवासी जो समुदाय है आंध्र प्रदेश का, स्पेशली वो लोग जो लोग इन्वॉल्व हैं लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 1970s में, जो हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो जो लोग इन्वॉल्व थे इस कंस्ट्रक्शन में, अब एकदम से उनकी तरफ ध्यान खींचा गया, क्यों, तो आइए समझते हैं हम लोग।
तो उनका इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने ये सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करवाया, और विलेज जो मतलब एक गांव जो है वो सेटल किया गया था पोरजा, बागता और कोंडा डोरा ट्राइब्स के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की और क्लीन वाटर की। मतलब यही ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिन्होंने मदद करी थी कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो आप सबको सभी को पता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कि नदी के पास हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि टर्बाइन्स लगा दी जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, इन आदिवासी समुदाय ने कंट्रीब्यूशन दिया, बावजूद इसके इन आदिवासी समुदाय को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। सोचिए आप। तो इन पर सीवियर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज और क्लीन वाटर का शॉर्टेज जो है वो ये फेस कर रहे हैं। तो कितनी गलत बात है ये। अब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक 29 वर्षीय, अब सिर्फ सुनो आप लोग, बागाटा आदिवासी महिला गट्टा जामा कई जिम्मेदारियों को निभाती हैं, जिसमें रात का खाना बनाना और अपने 9 महीने के बेटे गुरु को अ, स्तनपान जो है वो कराना शामिल है। तो ये बहुत मेहनत जो है वो करती है। फॉर 39 ईयर्स की लेडी, उनके पति और सबसे बड़े बेटा 2 पत्थरों वाले चूल्हे के लिए लकड़ियां काटकर उनकी मदद करते हैं, राइट। फिर तिरपाल के कवर से इकट्ठा किया गया वर्षा जल पीने और खाना पकाने के लिए प्राथमिक स्रोत होता है। सोचो यार, बारिश का पानी जो है वो त्रिपाल जो होता है ना ऊपर जो लगा दिया जाता है टेंट, तो उस पर जो पानी इकट्ठा होता है तो वो ये यूज कर रहे हैं पीने के लिए। सोचिए यार। अब इनकी रहने की स्थिति देखो, मतलब आप यहीं पर देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम्स वो अभी फेस कर रहे हैं। फिर मल्लावरम गांव में मोथु गुडेम गुडेम ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ये 3 जातियां पोरजा, गौड़ और बागटा। तो ये जनजाति के नाम आप चाहो तो लिख लो, पोरजा, गौड़ और बागटा। ये कहाँ की है तो आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश, राइट। तो अब बताया गया कि यहाँ के लगभग 100 लोग का अधिवास है, यानी कि इस गांव में 100 लोग रह रहे हैं। और लोअर सिलेरू, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, इसके निकट होने के बावजूद इस गांव में बिजली जो है वो नहीं है, और ना ही क्लीन वाटर इस गांव में जो है वो मिल पा रहा है। तो ये एक इशू जो है वो सामने आया। अब आपको बताएं कि ये जो लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये 1976 में लाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट का नाम भी लिख लो नोट्स में कि ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और इसकी कैपेसिटी जो है ये बढ़ा दी गई थी, 460 मेगावाट तक कर दी गई थी 1978 में। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम तो आपने लिख ही लिए हैं। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, और उनके कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी इनको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, राइट। और ना ही अच्छा साफ पानी जो है वो मिल रहा है। तो बस ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। ये पोरजा ट्राइब जो है वो सब ग्रुप है, बोंडो, पोरजा, ये सब याद रखने की जरूरत है। जो ओडिशा से आए थे 300 साल पहले, वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्रॉस कजिन मैरिज वगैरह इनके यहाँ होती है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। बागदा, आप बस ये ट्राइबल के नाम याद रखो कि ये कौन सी ट्राइब है, और ये आंध्र प्रदेश में अभी हम लोग को देखने को होती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये दोनों लिख लो आप बस। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में जनरली ये दोनों ट्राइब्स जो है वो देखने को, तीनों ट्राइब्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। 2022 में एक ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट थे, यानी कि एक हम लोग को आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता थे, जन्म गोनो। तो इन्होंने इन्होंने जो है वो कन्विंस किया था लोकल युवाओं को कि भाई आप लड़ो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये सब स्टोरीज वगैरह है वो आप लोग के लिए काम की नहीं है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो डिमांड कंटिन्यूअस जो है वो कर रहे हैं, और 2019 से पहले सोलर पैनल जो है वो प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें बहुत कम लाइटनिंग जो है वो आए। बट वो भी जो है वो ये सीआरपीएफ के द्वारा जो है वो डोनेट किए गए थे, बट वो भी पर्याप्त जो है वो आज की डेट में नहीं है। तो बस आप तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के नाम याद रखो इस टॉपिक के अंदर कि ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। और आपको एक ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान में रखना है, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये ट्राइबल ग्रुप्स इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है। दैट्स इट। राइट टू बी फॉरगेटन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एग्री किया है कि जांच करो कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो राइट टू प्रिवेसी के साथ है कि नहीं है, उसका एक पहलू है कि नहीं है, राइट। तो इस पर जांच करने की जो है वो बात की गई है। ये क्यों आया तो मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा को जो है वो अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, है ना। अब ये डेटा जो है वो ऑनलाइन कंपनी के पास सेव हो जाता है, यस। और इस डेटा के कारण ही आज की डेट में मैं तो चपेट में आ गया हूँ, राइट। अब वो चपेट में आने के पीछे मुझे लगता है कि मेरा वेरीफाइड जो वो है बैच जो है उसके कारण मैं आ गया हूँ। तो अभी इन लोग जो है वो टारगेट ऐसे ही करते हैं। तो अभी मेरे साथ यही हो रहा है, फ्रॉडगिरी हो रही है। पिछले 2-3 दिन से मैं परेशान हूँ। मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके पास जो है वो
मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है उल्टी सीधी अलग टाइप की, कभी बांग्लादेश के नंबर से, कभी पाकिस्तान के नंबर से। तो वही सब चीजें हैं, ये फ्रॉड लोग जो है वो इजी वे जो है वो चूज करते हैं, सामने वाले को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके। क्योंकि देखो आम आदमी क्या होता है, आम आदमी जो है वो थोड़ा सा डरता है कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए। राइट, पर्सनल इन द सेंस पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं, मतलब फेक कोई उसके बारे में। जैसे देखो आम आदमी की थिंकिंग क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज। आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी ये सोचता है, उसकी थिंकिंग ऐसी रहती है, और यार वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। आपने कई बार सोचा होगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि वो दूसरे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अरे इडियट, तुम्हें क्या करना, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम अगर सही हो तो अपना काम करो ना, आगे बढ़ो। ब्यूरोक्रेट्स नेवर थिंक अबाउट एनीवन कि वो क्या सोचेगा। ब्यूरोक्रेट्स थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए ब्यूरोक्रेट्स काम करता है और अपने बारे में सोचता है। अब एग्जाम्पल कोई, इन लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं आजकल, एक नया टाइप का फ्रॉड है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सामने वाले के पास आपका डेटा पहुंच गया, आपका मोबाइल नंबर, बहुत इजी होता है आजकल तो यार, एक आपने गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, एक गलत लिंक पे क्लिक किया, गेम ओवर, आपका पूरा डिवाइस जो है वो हैक हो जाता है। तो आपके कॉन्टेक्ट्स उनके पास जो है वो चले गए। तो अभी क्या किया जा रहा है, मेरे साथ जो भी एक्चुअली में घटना हो रही है वो ये है कि मुझसे डिमांड किया जा रहा है कुछ पैसा। अब मैं देने के लिए मना कर रहा हूँ, तो ये लोग फोटो मॉर्फिंग कर रहे हैं। राइट, मेरी फोटो जो है वो कुछ गलत फोटो में जो है वो, मेरा फेस गलत फोटो में लगा के उसको जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं अब मेरे कॉन्टेक्ट्स को। अब यार मुझे फर्क पड़ता नहीं है। राइट, क्यों फर्क पड़ेगा भाई, मैंने कर ले। मैंने कहा मुझे तू एक काम, मेरे पास आता है बोलते हैं पैसे, तो मैंने कहा तू अपनी कंपनी का नाम बता और अपना एड्रेस दे। मैंने रुक, मैं तेरे ऊपर उल्टा मानहानि का केस करूंगा, तू मुझसे जितने रुपए मांग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दे तू $1000 उतने मैं तुझसे मांगूंगा। तो क्या ही बोले बॉस, मतलब ऐसा है लोगों। अब कॉमन मैन बताओ क्या, कॉमन मैन यहाँ पर डर जाता है, आम आदमी डर जाता है। वो सोचता है अरे बाप रे, मेरे परिवार को ऐसी मेरी फोटो जाएगी। अरे भाई वो तेरी फोटो है ही नहीं, तेरे को डरना क्या है, तूने थोड़ी ना भेजी है। जिसने भेजी है वो डील करे, और जिसके पास गई है उसको भाई इंफॉर्मेशन के लिए एक स्टेटस डाल दो कि भाई आप सब लोग सतर्क रहे, आपसे अगर कोई मेरे बिहाफ में पैसा मांगने की कोशिश करे तो देने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, यू डू योर ओन ड्यूटी एंड डू योर जॉब। अपना अपना आपने एक बार काम कर लिया, अपना काम करो, फिर उस चीज में लगे नहीं रहना है, पता नहीं करते रहना कि किसको भेजा किसको नहीं भेजा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब कॉमन मैन डरता है बदनामी से, और इसलिए वो पैसा दे देता है। तो भाई जो चीज आपने करी नहीं है, तो उसके लिए क्यों आपको वो होना, परेशान होना। और ये लोग तो फ्रॉड्स लोग हैं यार, इन लोग को तो पकड़वाना आपका काम है। और वैसे अपना सिस्टम, वही तो प्रॉब्लम है अपने सिस्टम के, अपना सिस्टम उतना अच्छा नहीं कि इन लोग को पकड़वाया जा सके। दैट इज द इशू। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है ये इसी से रिलेटेड है, कि किसी कंपनी में आपने अपना डेटा डाला, अब आपको उस कंपनी से उस डेटा को पूरी तरह से हटाना है। राइट, हर एक डेटा, आपकी फोटो, आपके जितने भी पोस्ट है, मैसेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपना अकाउंट जब डीएक्टिवेट करते हो या डिलीट करते हो, तो इट, यू डोंट नो कि वो आपका जितनी भी अपने जो भी अपलोड्स वहां पर किए हुए हैं, तो वो एक्चुअल में डिलीट हुए कि नहीं हुए। यस, और ये खतरा भी होता है डिजिटली। अब सोचो कुछ लोग अपनी काफी पर्सनल फोटोज या वीडियोस या चैट्स, वो जो है वो कहीं पर अपलोड कर देते हैं, और फिर बाद में वो ब्लैकमेलिंग का शिकार बनता है। मैं आपको ये सेम चीज बता रहा हूं, मेरे तो फ्रेंड के साथ बीती हुई थी एक, कि उसकी कुछ पर्सनल फोटोज जो थी वो इसी प्रकार की, जैसे मेरे साथ अभी फ्रॉड चल रहा है ना, अब उनने मेरे फोन में खगाला होगा, तो उनको मेरे फोन में सिर्फ यूपीएससी के नोट्स के अलावा और कुछ मिला ही नहीं होगा, या यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये है वो है, तो उसने सर पीट लिया होगा, बोलता कि यार ये क्या फॉरवर्ड करूं मैं। मैंने कहा कर भाई फॉरवर्ड, जो करना, उसको कुछ मिला ही नहीं। और मैं ज्यादा फोटो अपनी खिंचवाता नहीं हूँ, खिंचवाते भी तो मेरे अपने पेट की फोटो रहती है, तो उसने देखा होगा यार डॉगी की फोटो है इसके, अब ये क्या करूंगा मैं। तो इसलिए उसने फोटो मॉर्फिंग करी। बट मेरे एक फ्रेंड के साथ भी सेम कंडीशन हुई थी, उसकी कुछ पर्सनल फोटोज वायरल हो गई थी और ब्लैकमेल किया जा रहा था, फिर उसने पैसा भी दिया। क्यों देना पैसा भाई, आप डरो मत, आप अगर डरे ना तो सामने वाला आपको तोड़ेगा। तो मैंने तो क्लियरली बोल दिया है, मैंने 1 हफ्ते तक करेंगे ये लोग, क्योंकि मेरे घर पे खुद मेरी मम्मी के पास आ गया था। तो मेरी मम्मी के पास उसकी तरफ से मैसेज जो है, मैंने बोला ब्लॉक करो आप, ब्लॉक करो एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट एंड ब्लॉक, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट करने का व्हाट्सएप पे। आपने अगर ब्लॉक और रिपोर्ट साथ में कर दिया, दैट मीन्स कि व्हाट्सएप की कंपनी के पास जो है वो जाएगा इन्फॉर्मेशन, कि कोई गलत मैसेजेस जो है वो किसी को भेज रहा है, और वो पर्सनली जो है उस चीज को लुकआउट करके अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से स्पैम मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं तो ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। तो यही चीज है। तो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जुडिशियल इंक्वायरी जो है ये बहुत सारी
इसमें हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स ये बोल रहे हैं कि भाई उनका डिजिटल फुटप्रिंट्स डिलीट करो, यानी कि उनके उनसे रिलेटेड जितने भी डिजिटली इमेजेस हैं, पोस्ट है, सब डिलीट जो है वो होनी चाहिए, राइट? अब ये पॉसिबल नहीं है यार, आज की डेट में आप पकड़ ही नहीं पाओगे कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है और कैसे क्या चीजें कर रहा है। यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरफ से आपको पढ़ा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे कोई मुझे कुछ भी गाली वाली बक दे, आई कैन नॉट ट्रेस हिम और हर। ये इसी चीज का तो बेवकूफ लोग फायदा उठाते हैं। ये सोचते हैं कि फोन के उस पार से गाली देंगे, धमकाएंगे तो सामने वाला डर जाएगा, और आम आदमी घबरा जाता है बेचारा। आम आदमी सोचता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, चलो दे दो इनको पैसे, छुटकारा पाओ। कभी नहीं डरना है, और ब्यूरोक्रेट डरते नहीं है, और उस माइंडसेट के लोग डरते नहीं है। वो सोचते हैं हाँ जा कर ले जो तेरे को करना है। एंड वी नो वन मोर थिंग कि भाई उसको तो पकड़ नहीं पाएंगे हम, और उस बेवकूफ की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने आके खड़े होकर मुझसे ऐसी बात कर ले। ठीक है, बट मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, मतलब आपको भी करना चाहिए, जब इस प्रकार की कोई इशू आए तो एक बार एटलीस्ट यू शुड कॉल डायल 100, यानी कि पुलिस अथॉरिटी को आप कांटेक्ट करो, इमरजेंसी कॉल करो 112 या डायल 100, और आप तुरंत जो है वहां पर कंप्लेंट अपनी एक रजिस्टर कर दो। मतलब बोलते हैं ना कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी बस, कि दीज थिंग्स इज हैपनिंग विद यू। तो एटलीस्ट वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो ऑफिशियल्स के पास जो है वो चला जाए कि भाई इस केस में आप ठीक हो, सामने वाला आपको जो है अननेसेसरली थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि कल को चीजें कुछ बढ़ती हैं तो यू शुड हैव द एविडेंस ना, कि भाई मैंने तो पहले ही इनके बारे में कंप्लेन कर चुकी है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है। अब आगे की चर्चा करें, कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करें। राइट टू बी फॉरगेटन ये अलाउ करता है एक इंडिविजुअल को कि वो रिक्वेस्ट करें कि रिमूवल ऑफ पर्सनल डेटा फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हेन इट इज आउटडेटेड, इररेलेवेंट और हार्मफुल टू देयर प्राइवेसी। तो ये चीज हम लोग को कहां पर, यूरोप में जो है वो देखने को मिलती है, और यूरोपियन यूनियन ने 2014 में एस्टैब्लिश जो है वो किया था, मतलब इसी चीज को गूगल स्पेन केस के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा, मतलब ये पूरी चीज, ये रूल जो है वो स्टैब्लिश हुए थे। आर्टिकल 17 जो है वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति अपने डेटा को जो है वो डिलीट करवा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अब कहां तक डिलीट करवाओगे, मुझे एक चीज बताओ। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, काफी सारे ऐसे मतलब अकाउंट्स होते हैं जो एनोनिमस होते हैं, हमें नहीं पता कि उस अकाउंट को जो है वो कौन चला रहा है, किस वीपीएन से चला रहा है, कैसे चला रहा है, वी डोंट नो। आम आदमी को तो पता ही नहीं। और अथॉरिटीज भी जब तक बहुत ही सीवियर केस नहीं हो जाता, नेशनल सिक्योरिटी केस नहीं हो जाता, तब तक अथॉरिटी हाथ भी नहीं लगाती, सोचती कि जाने दो यार, क्या है, फर्क ही क्या पड़ रहा है। तो वही चीज है। बट हाँ, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनली मानना ये है, देखो यार, पहली चीज तो कोई चीज पर्सनल है नहीं राइट, क्योंकि व्हेन यू बिकम ऑफिसर, ये बात अपन दोनों अपन लोगों के बीच की है, ठीक है, मेरी और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर्स बनने की उनके बीच की है। यार यू नो वेरी वेल कि आपको एक अधिकारी जो है ना, मतलब ये बात ना लिखनी है आपको मेंस में, ना आपको इंटरव्यू में करनी है, बट ये बात होती है रियलिटी में, वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात आप इससे एग्री भी करेंगे। अथॉरिटी के पास हमेशा हर एक चीज का एक्सेस होता है। यस, हायर अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं मैं। कौन किससे क्या चैट कर रहा है, वो चाहे तो चुटकी में जो है वो निकाल सकते हैं। बट वही है राइट टू प्रिवेसी का फंडामेंटल, है ना। और ये छुप के होती हैं सब चीजें, है ना, ट्रेसिंग व्रेसिंग ये सब चीजें, मतलब बिना अलार्म किए, बिना घंटी बजाए, चुपचाप। अगर आप एक अधिकारी हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है वो रॉ में हो, रॉ के चीफ हो, अब आपको जो है वो एक टेररिस्ट को जो है वो पकड़ना है, आपको शक हो रहा है कि ये, मतलब मतलब सस्पिशन जरूरी होता है ये सब करने के लिए, कि आपको शक हुआ कि यार ये कुछ टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, और इनके अकाउंट को जो है वो हमें हैक करवाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप करवाओगे। इसको राइट टू प्रिवेसी का ब्रीच तो मैं नहीं कहूंगा, इसको मैं नेशनल सिक्योरिटी कहूंगा। और जनरली क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वाले कोर्ट्स इसको राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच कह देते हैं। बट ये सब हरकतें होती है वो चुपचाप होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है, सब चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है। और दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्या होता है, किसी के लिए पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा सेंसिटिव होता है, किसी के लिए नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो आगे चल के भी शायद आपको चैलेंजेस में लिखा मिलेगा। मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कम से कम 100 आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं पिछले 3-4 साल में, राइट, कम से कम 100 आर्टिकल्स। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। अब आप खुद सोचो, एग्जाम्पल के तौर पर मेरी अगर कोई गंदी
फोटो मेरा फेस लगाकर अपलोड करके मेरे परिवार वालों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सर्कल में हर जगह भेज रहा है। यस, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बट यस, शायद किसी और व्यक्ति को फर्क पड़े कि ये क्या हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलता हूं भेज भाई, तू तेरे को जो करना है तू वो कर। क्योंकि मेरी अब वो थिंकिंग उस लेवल पर पहुंच चुकी है। भाई जैन धर्म में भी तो हम लोग को देखने को मिलता है ना, हीनयान महायान आपने पढ़ा हुआ है, राइट? जैन धर्म के अंदर पूरी फिलोसफी जो है वो आपने पढ़ी हुई है, राइट? आपको पता है श्वेतांबर दिगंबर, भाई दिगंबर्स भी आपने जो है वो देखे हुए हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो ऋषि हैं, जितने भी काफी सारे अघोरीज हैं, है ना? तो दे रोम अराउंड विदाउट क्लोथ्स। तो वो अगर मेरी बिना कपड़े की फोटो जो है वो भेज रहा है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भेज भाई तू, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो उसमें कोई भी उस फोटो को देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार फोटोमॉर्फ है। चल ठीक है, तू एडिट भी अच्छी कर ले उस फोटो को, बहुत अच्छी एडिट कर ले, और बिल्कुल ऐसे रियलिटी टाइप का जो है वो दिखा दे, तो भी तू किसी और के पास भेज रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं उस फोटो से, ना उसको बेनिफिट मिलेगा, ना मुझे उस फोटो से कोई लॉस होगा, तो मेरा मुझे क्या करना भाई, भेज तू। अब ये चीज मेरे लिए कैजुअल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट किसी और व्यक्ति को शायद फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए प्राइवेट होती है, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। सेम इंफॉर्मेशन मतलब, जैसे मेरे केस में, मेरे लिए अगर मेरे साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, मेरे साथ ये केस जो अभी चल रहा है, मुझे कुछ 1% की टेंशन नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस पॉइंट पे आ चुका है कि मेरे आसपास जो लोग हैं भाई वो इतने समझदार लोग हैं, दे नो वेरी वेल कि सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स इज गोइंग ऑन। मेरे कॉन्टेक्ट्स में बेवकूफों को मैं रखता भी नहीं हूं। कम जो होते हैं ना, मेरे कॉन्टेक्ट्स ही ऐसे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स में या तो मेरे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, या तो ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, या तो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, या मेरे कुछ दोस्त वगैरह वो भी अच्छी पोजीशन पे है। मैं लो लेवल वालों के साथ तो दोस्ती करता भी नहीं हूं, ना रहता हूं, बैठता हूं। और ये चीज मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं आज की क्लास में, लो टेम्परामेंट वाले लोगों के साथ मत बैठो। मैंने बोला लो लेवल का मतलब पैसों से नहीं है बॉस, दिमाग से, सोच से। जिसकी सोच हाई होगी उसके साथ बैठो, हाई टेम्परामेंट के लोगों के साथ बैठोगे तब आप सक्सेसफुल बनोगे। तुम उन दोस्तों के साथ जो है वो बैठ रहे हो, जो दोस्त जो है वो महीने का 15,000 20,000 उनको मिल गया और वो खुश हो जाते हैं, तो तुम गलत जगह बैठ रहे हो बॉस। तुम ऐसी सोच वाले लोगों के साथ बैठो जो बोले कि महीने का कम से कम 10 करोड़ कमाना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी के लिए बता रहा हूं मैं, तो आएगा मजा। उन लोगों के साथ बैठो जिनकी थिंकिंग ये नहीं होनी चाहिए कि अरे यार i20 खरीद लेते हैं यार, अरे यार स्कॉर्पियो ले लेते हैं यार। थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर खरीदना है एक दिन यार, जिंदगी का शौक है कि एक विला हो बहुत बड़ा, उसमें साला हेलीपैड और हेलीकॉप्टर हो। जब ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो सोच बड़ी बनेगी, थिंकिंग बड़ी बढ़ेगी, और ये टुच्चाई चीजें जो होती है ना कॉमन मैन वाली, इससे बाहर आ जाओगे। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, राइट टू बी फॉरगेटन बहुत क्रिटिकल है। ये आसानी से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन किसी के लिए सेंसिटिव है, किसी के लिए नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। बीच में एक ऑफिसर को भी अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन आया था कि एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करो जो डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, कौन सी नहीं है। अरे गुरु, ऑफिसर क्या कर लेगा? ऑफिसर को अगर, जो जैसे मेरे पास कोई आए, मेरे पास कोई बोले कि अरे यार मेरी वो न्यूड फोटो कोई वायरल कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा करने दे, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, करने दे, उससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है कि कोई अलग चीज तो नहीं है इस दुनिया में, भाई जो सबके पास है वो तेरे पास भी है बॉडी में, कोई अलग चीज तो नहीं। मैं तो उसको इसी तरीके से समझाऊंगा, बट हो सकता है मेरी जगह कोई और दूसरा ऑफिसर रहे, वो समझा नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना? हाँ देखो, ऑब्सीन एक्ट एक अलग होता है, जो व्यक्ति वायरल कर रहा है वो एक क्रिमिनल है, उसको रोकने के लिए ऑब्वियसली वी कैन डू इट, उसको पकड़ने के लिए। बट इस डिजिटल एरा में कैसे पकड़ोगे आप यार? वो कितनी आईडीज यूज कर रहा हो, कितने डिवाइसेस यूज कर रहा हो, कितनी लोकेशन चेंज कर रहा हो, यू कैन नॉट ट्रेस हिम इजिली। इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट है ट्रेस करना। एनीवेज चलो, बातें ज्यादा हो गई, अब आगे बढ़ता है। अच्छा देखो यार, मैं कभी कभी चीजें आपको बताता हूं तो बिल्कुल वो मत हुआ करो, जिसको नहीं सुनना वो आगे फॉरवर्ड कर लो,
है ना? नहीं तो फिर एक बार और जब मैंने आप लोगों से बात करी थी तब मुझे लिखा था कि सर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो करो। तो यार देखो पॉइंट टू पॉइंट करूँगा ना, तो ये किताबी ज्ञान किसी के काम का नहीं है, ना इससे सिलेक्शन होना है आपका। मेन चीज़ जो सिलेक्शन कब होगा जब चीज़ें दिमाग में बैठेंगी कि अच्छा इस तरह की चीज़ें होती हैं। येस और ये दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। कनाडा, यूके, अर्जेंटीना, जापान इन्होंने भी इस प्रकार के कानून जो है वो अडॉप्ट किए। कैलिफोर्निया का 2015 का ऑनलाइन इरेज़र लॉ माइनर्स के लिए, 2023 का डिलीट एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है एडल्ट के लिए, राइट? तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। इंडिया के सिनेरियो में हम लोग के पास ऐसी कोई भी कानून जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया राइट टू बी फॉरगेटन को लेकर, बट प्रिवेसी को लेकर, डिजिटल राइट्स को लेकर जो है वो हमने कुछ चीज़ें जो है वो करी हैं। अब जैसे कि 2017 की बात करें, 2017 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लेना, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस। इसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, लिख लेना, एग्जाम में आएगा। के एस पुट्टास्वामी का केस। मैं हालांकि मना करता हूं आपको कि केसेस वगैरह मत लिखो, बट जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो लिखना जरूरी है। फिर ये देखो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसमें मैं अभी आपको बता रहा था ना कि एक ऑफिसर को लेकर आना है, एक ऑफिसर रहे जो डिसाइड करे कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है कौन सी नहीं, वो इसी कानून के तहत लाया गया था। इसमें राइट टू इरेजर रिकॉग्नाइज है वो किया गया है, राइट, मिटाने के अधिकार को, बट मिटाने के लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट करना, ये इस कानून के तहत लाया गया था। आईटी रूल्स 2021 का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कोई भी किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है तो 24 घंटे की कंप्लेन के अंदर अंदर उस कंटेंट को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, हाइड कर दिया जाए, जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। ऐसे ही काफी सारे केसेस है, जैसे कि हम लोग को राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, धर्मराज भानुशंकर दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ओडिशा हाई कोर्ट का केस, दिल्ली हाई कोर्ट का केस, केरला, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस जो है वो क्या-क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो मैंने भी आपको कन्फ्यूजन बताया, राइट? बैलेंस नहीं हो पा रहा प्राइवेसी में और पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना? फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स पर जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। भाई आप किस तरीके से पर्सनल प्राइवेसी को जो है वो बिना पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड्स को अंडरमाइन किए, क्योंकि भाई पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं। अब हर एक चीज़ अब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी और फिर सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं, नहीं हम नहीं चाहते यार कि हमारे केस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली रिवील हो। भाई बट ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो तो रिवील होगी ही होगी। भाई आप किसी अगर केस में फँसोगे, आप कोई केस में रजिस्टर्ड होगे, तो भाई वो तो रिकॉर्ड रहेगा ही ना। कोर्ट की वेबसाइट में आप जाओ, आप जाकर देख सकते हो कि कौन से केस आज चल रहे हैं, किसके ऊपर कौन सा केस लगा, केस ऑर्डर तक निकल जाता है बैठे-बैठे। नेक्स्ट, फिर इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट एंटिटीज जो है वो कंटेंट रिमूव करें ना करें, उसकी हम लोग को वो नहीं पता कि भाई कि क्या उनका इंटेंशन है, उनने किया डिलीट की नहीं किया, आप किस तरीके से उसका रिकॉर्ड जो है बना पाओगे, किस तरीके से उसको वो कर पाओगे यार, मॉनिटर, ये भी एक इशू है। ठीक है, फिर आपको हाँ, अब इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिजिटल आइडेंटिटी को मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लास्ट नेगेटिव इफेक्ट जो होता है आउटडेटेड या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, उसको एड्रेस किया जाए। फिर राइट टू प्राइवेसी को जो है इंश्योर करना है। कुछ नहीं है, एक प्रॉपर कानून जो है वो बनाओ इन सब चीजों से रिलेटेड, कि हाँ भाई जिसको लग रहा है कोई सी इंफॉर्मेशन उसके लिए सेंसिटिव है, तो उसको जिस प्लेटफॉर्म पे उससे डालिए एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म से तो डिलीट हो जाए, राइट? बट प्रॉब्लम यही है ना कि उस प्लेटफॉर्म से कोई और कहीं और कॉपी करके पेस्ट कर देगा, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा अलग अलग जगह पर, फिर क्या करोगे, है ना? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। तो इसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है अभी के लिए, बट हाँ, आप मेंशन करोगे कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज पॉसिबल है। कैसे? पूरे इंटरनेट के, जो हम लोग को इंटरनेट दिखाई दे रहा है ना, जो हमारे लिए पब्लिक यूज के लिए, एक डार्क वेब होता है और एक डीप वेब होता है, और एक जो हम लोग अभी जो ओपन सोर्स में जो देख रहे हैं इंटरनेट को, वो होता है जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो एटलीस्ट एआई की मदद से, जैसे किसी के पोस्ट वायरल हुआ, किसी की फोटो वायरल हुई, या किसी का नाम कहां कहां पर अवेलेबल है, तो एआई की मदद से खगोला जा सकता है। यस, तो आप ये चीज मेंशन करोगे कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है पोटेंशियल, जो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जो मैं आपको चीजें बताता हूं ना, आप मुझे बोलते हो कि बिल्कुल थ्योरी तो थ्योरी, चलो बॉस, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ थ्योरी थी किसी को। क्यों नहीं पढ़ाता हूं? क्योंकि ये तो एक छोटा सा आर्टिकल है, मैंने इससे पहले 100 आर्टिकल्स और पढ़ चुके हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना। और यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप उपयोग कर, देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, अब वो पॉइंट आपको याद रहेगा कि हाँ यार ये बात तो सही है।
एआई में पोटेंशियल है कि भाई पूरे इंटरनेट पे क्या पे कहाँ पर कौन सी चीजें वो खोज सकता है आसानी से, चुटकियों में, सेकंड्स में। सो वी कैन यूज द पोटेंशियल ऑफ एआई ना। यस, तो ये चीज है। चलो अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो तमिलनाडु की स्थिति आपको पता ही है यार, आज की डेट में लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत बहुत बुरी स्थिति हो गई है बारिश के कारण। तो तमिलनाडु जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया के अंदर। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के अंदर, तटरेखा जो है वो सबसे लंबी जो है वो कौन सी राज्य की है, बताओ। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज्यादा हम लोग को समुद्री विरासत में समृद्ध है ये, राइट। यानी कि बहुत मछलियां हैं, बहुत सारी, मतलब फिशरमैन्स का बहुत एक बड़ा लाइवलीहुड है। 43% तमिलनाडु का कोस्ट जो है वो इरोजन फेस कर रहा है, राइट। यहाँ पर हम लोग को जो है वो अपर्दन जो है वो देखने को पड़ रहा है, इरोजन यानी कि, राइट। और सीवियर इम्पैक्ट यहाँ के फिशर्स को जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो वहां पर फिशरीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो है फिशरीज के लिए डिपेंडेंट है, फिशरीज के ऊपर, राइट। तो काफी सारे मछुआरों की आजीविका जो है वो उस पर संकट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कुछ चीजों के बारे में हम बात करें तमिलनाडु कोस्ट से रिलेटेड, लगभग एक साल में 8 महीने यहाँ पर विंड और सी करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ जो है वो मूव करता है, राइट। साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, हर मतलब साल के 8 महीने हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। समुद्र की लहरें की बात करें, धाराओं की बात करें या हवा की बात करें, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो चलती है 8 महीने के दौरान, यानी कि हर साल, यानी कि 12 में से 8 महीने। और लगभग 4 महीने जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय पर ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बस पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इससे इससे क्या लेना देना, तो भाई नॉर्मल सी चीज है, सैंड का मूवमेंट भी तो होता है भाई। समुद्र अपने साथ जो है वो क्या लेके आएगी, रेती जो है वो लेके आएगी, राइट। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जब आ रही है तो रेती जो है वो लेकर जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएगी तो रेती बहा ले जाएगी, है ना। अब सुनिए, यहां पर पोर्ट्स बन रहे हैं, बंदरगाह हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बनाए जा रहे हैं। ब्रेक वाटर जो है वो तैयार किया जा रहा है। ग्रायोन्स ब्लॉक्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि जिससे कि नेचुरल तरीके से सैंड का मूवमेंट हो सके, राइट। और एक साइड जो है वो सैंड ना बने और दूसरी तरफ इरोजन ना हो, क्योंकि देखो क्या होगा, जब ये रेत जो है मूव करेगी तो कहीं से कहीं पे तो मूव करेगी ना। ऐसा तो नहीं कि नई रेत आ रही है, वो कहीं की रेत जो है वो कहीं और जाएगी। तो यही इरोजन हो रहा है, यही इशू आ रहा है कि कुछ क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु के तट के जो है वो वहां पर इरोजन हो रहा है और कुछ क्षेत्र में एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब कुछ क्षेत्र से रेत जो है वो हट जा रही है और कुछ क्षेत्र में जाकर बहुत ज्यादा जमा हो जा रही है, तो दोनों ही बेकार है। तो यही जो इम्बैलेंस है कि भाई कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है, तो भाई ज्यादा होना भी नुकसानदायक है, कम होना भी नुकसानदायक है। तो ये इम्बैलेंस जो हो गया है, यही नुकसान जो है वो दे रहा है, यही रिस्क का एक कारण जो है वो बन रहा है। एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करी अन्ना यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। इन्होंने रिवील किया कि 76% चेन्नई की जो कोस्ट लाइन जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो रिस्क में है, किसके, साइक्लोन के, कोस्टल इरोजन के, सी लेवल राइज के। क्योंकि ये पूरी चीजें पता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूरी चीज क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ी हुई है। और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च इन्होंने रिपोर्ट किया 42.7% तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो इरोजन फेस कर रहा है। जो हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, हवा के कारण, साइक्लोन्स के कारण, पानी के टकराने के कारण। तो प्रोसेस जो है, मतलब क्या कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कोस्टल इरोजन का। तो देखो यार, जो ये स्ट्रॉन्ग वेव्स जो आती है ना, ये बड़ी बड़ी लहरें जो आती हैं, ये क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती हैं। ये बात आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर ये जो वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है, जो ये रेत जो है वो लेकर आती है, बड़े बड़े फ्रेगमेंट जो है वो लेकर आती है, उसको तोड़ते हुए जो है वो कहीं और जो है वो ले जाती है कि नहीं। खासकर शक्तिशाली तूफान के दौरान हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि बड़ी बड़ी चीजें जो है वो टूट जाती हैं, राइट। बड़े बड़े चट्टान टूट जाते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, कोस्टल एरियाज के आसपास। फिर वेव्स हम लोग, चट्टान से टकराने वाली लहरें जो है, लहरें दरारों में हवा को संपीड़ित करती हैं, जो कि लहरों के पीछे हटने पर फट जाती हैं, जिससे चट्टान के टुकड़े टूट जाते हैं। तो ये हाइड्रोलिक एक्शन, चट्टान जो है, अब देखो एक सामने चट्टान है, समुद्र की लहर आएगी, बार बार जो है वो उस पर टकराएगी तो उस पर क्रैक करेगी तो उसके अंदर हवा जाएगी, पानी जाएगा, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होगी और वो टूट जाएगा पत्थर। तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, और कुछ नहीं है। फिर एट्रीशन, एट्रीशन यानी कि घर्षण। तो लहरों के कारण चट्टाने और कंकड़ एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं। भाई एक दूसरे के साथ आपस में टकरा रहे हैं ना, बड़े बड़े पत्थर या कंकड़, तो उससे भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि टूटेंगी चीजें। तो ये होता है कोस्टल इरोजन की सिंपल सी प्रोसेस, ये लिखने की जरूरत नहीं किसी को, स्पेशली उनको जो हमारे जीएस बैच में है, क्योंकि जीएस में इन सब चीजों को डिटेल में अच्छे से
फोटोग्राफ के साथ जो है वो समझाया गया है। क्या-क्या फैक्टर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से कोस्टल इरोजन होता है। अब भाई पावरफुल वेव्स, ये समुद्र की बड़ी लहरें, ये ज्वार टाइड्स के कारण होता है, विंड हवा के कारण होता है, सी करंट्स के कारण होता है, समुद्री धाराएँ के कारण, कई कई बार हार्ड स्ट्रक्चर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, पोर्ट्स वगैरह में, उनके कारण भी होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण भी होता है, पोर्ट को आप बड़ा करते हो तो उसके कारण भी जो है वो होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं कोस्टल इरोजन के। अब इसमें ज़मीन कम हो रही है, कोस्टल इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि वहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो खत्म होती जा रही हैं, जो रेत में रह रही हैं। अब कहीं पे रेत में रहने वाली प्रजाति है, अब वहाँ पर रेत उनको ना मिले तो वो नहीं रहेंगी ना। फ्लड आने का रिस्क हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि रेत वगैरह जो होती है वो फ्लड को रोकती हैं। वो नहीं रहेंगी तो रिस्क रहेगा। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है वो वहाँ से हट रही हैं, अलग हो रही हैं। सॉल्ट वाटर जो है वहाँ पर भरता जा रहा है, राइट? जो कि अगेन सही नहीं होता एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। वहाँ पर एसिडिक हो जाएगी ना। भाई आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, तो एग्रीकल्चर लैंड में अगर सलाइन वाटर अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो क्या होगा? वो ज़मीन जो होगी वो क्या होगी? वो एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक होगी तो बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं बचेगी। मरीन और कोस्टल बायोडायवर्सिटी पर इसका इम्पैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। समुद्री और तटीय जैव विविधता पर प्रभाव इसका देखने को मिलता है। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? तो वहाँ पर प्लांट लगा लो, राइट? वहाँ पर आप बीच जो है उसको नरिश जो है वो करो। भाई नेचुरल अ, चीज़ें लाने की कोशिश करो, आर्टिफिशियल चीज़ों को जो है वो अलग करो। राइट? कोस्टल एरियाज़ को जो है वो रीस्टोर करने पर फोकस करो, राइट? वहाँ पर वही सेम चीज़ कि ऐसे प्लांट्स बनाओ, वेटलैंड बनाने की जो है वो कोशिश करो, जिससे कि वहाँ पर इरोजन्स वगैरह जो है वो ना हो। फिर मॉनिटर जो है वो करो पूरी चीज़ों को, प्रॉपर रेगुलेशंस जो है वो लगाओ कि वहाँ पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शंस वगैरह ना हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डैमेज ना हो। ऐसे ही सरकार के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें बताया गया कि 33.6% इंडिया का जो तटीय क्षेत्र जो है, कोस्ट लाइन जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो वल्नरेबल है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन हो सकता है। फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिफाइन किया था कि हज़ार्ड लाइन, ये इंडिकेट करने के लिए कि भाई शोर लाइन के अंदर चेंजेस जो है वो आ रहे हैं, राइट? यानी कि समुद्री तट में कुछ चेंजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो हज़ार्ड लाइन जो है बनाई गई। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि भाई कोस्टल एरियाज़ में किस चीज़ की परमिशन है, किसकी नहीं है, कितने एरियाज़ तक आप क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फिर कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार किया गया कि कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके प्लान्स। फिर कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए ये जो कोस्टल एरिया जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की बात की गई। फिर फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स हम लोग को जो है वो देखने को लिए, फ्लड को मैनेज करने की स्कीम्स है। फिर कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीएमआईएस, कोस्टल एरियाज को मैनेज करने का सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं था, इस टॉपिक के अंदर आपको ये समझना था कि आज की डेट में वेरियस इश्यूज के चलते, अब वेरियस इश्यूज मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इरोजन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इस ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूडेड है। उसी के कारण तो ये हवा तेज हो गई है। आप देख रहे हो ना आज की डेट में साइक्लोन्स, तूफान वगैरह ज्यादा हिट कर रहे हैं कंपैरेटिव टू 10 साल पहले, राइट? पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं ना कितनी तेजी से साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है। कम ऑन, रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को कि नहीं कर पा रहे हो? तो यहाँ पर ये चीज आपको मेनली समझनी थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो सब लेते हैं बट हमें याद नहीं रहता। सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? किस किस के साथ प्रॉब्लम हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इसका अब मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपको आप बताओ सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप सिर्फ चीजों को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते। आप बोलते हो सर रिवाइज तो करते हैं। हाँ भाई, रिवाइज करते हो संडे को, बट व्हाट अबाउट डिस्कशन? आपको चीजें याद कब रहती है? वो चीजें आपको याद रहती है जिसको जब आप चीजों को डिस्कस करते हो। अब जैसे मुझे मुझे क्यों चीजें इतनी सारी याद हो गई हैं? अब आप बोलोगे सर आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हो। ठीक है, मुझे माना कि सालों से पढ़ाते हुए मुझे हो गए, बट मैंने भी तो कोई ना कोई ट्रिक आजमाई है। और वो ट्रिक क्या है? आप लोगों के साथ डिस्कस करना, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना। तो मेरी मानो तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय आपको डिस्कस करना है। आप अपने रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई करो, बट जब आप अपनी फैमिली के साथ जाकर बैठो ब्रेकफास्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ जो भी आज आपने पढ़ा है पूरा सुबह से लेकर रात तक, या जो भी, यानी कि डिनर कर रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक जो पढ़ा है, ब्रेकफास्ट में बैठे हो तो मॉर्निंग में जो चीज कवर करी, लंच में बैठे हो तो अभी तक जो कवर किया, तो उसको हल्का फुल्का डिस्कस किया करो। जैसे कि आज हमने ये सब टॉपिक्स जो है पढ़े, तो डिस्कस करो कि यार पता ही है तमिलनाडु में कितनी बुरी स्थिति हो गई। तो वो क्या रहेगा? आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप चीजों को रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, जो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर घुसेगा। ये आपके लिए बेनिफिट देगा। ये मैंने खुद पर्सनली किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब भाई किसी ना किसी से कुछ तो बात करनी है, राइट, टाइम पास करने के पर्पस के लिए, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी की बात करो जिससे आपका फायदा हो, उल्टी सीधी बात करने की जगह। यस। तो मैं तो बोल रहा हूँ फैमिली सबसे बढ़िया चीज होती है कि भाई पेरेंट्स के साथ बैठो, बैठना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, उनसे आपने अच्छी बात भी कर ली, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी नॉलेज मिलेगी, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो ऐसी चीज किया करो। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें। रीसेंट हम लोग को देखने को मिला कि लेह लद्दाख के अंदर टेम्परेचर लेवल राइज हो गया, इसके कारण से काफी सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट एविएशन पर भी पड़ रहा है, फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। देखो कितना बढ़िया टॉपिक है यार। एक नई इंफॉर्मेशन अब आपको मिल रही है कि इस टेम्परेचर लेवल के बढ़ने के कारण एविएशन भी अफेक्ट हो रहा है। देखो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई लेह लद्दाख में टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब देखो टेम्परेचर जो है 33.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है अगस्त के पहले हफ्ते में। काफी सारी एयरलाइंस, यानी कि इतना हो गया 33.5 डिग्री, काफी सारी एयरलाइंस इंक्लूडिंग इंडिगो, इन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी क्योंकि हाई ग्राउंड टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिला था और रनवे रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे। अब देखो क्या चीजें होती हैं, ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में क्यों हाई टेम्परेचर इंपैक्ट करता है, ध्यान समझो। एयरक्राफ्ट विंग्स जनरेट लिफ्ट थ्रू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देम। एयरक्राफ्ट जब हवा में उड़ता है, राइट, हवा में उड़ता है, तो वो ये इंश्योर करता है कि विंड का प्रेशर जो है वो कैसा है, राइट। इसमें क्या पता है, एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देम, तो ये देखते हैं कि इनके ऊपर एयर प्रेशर कितना चल रहा है और ग्राउंड पे एयर प्रेशर जो है वो कितना है। इस चीज को एनालाइज करके ये टेक ऑफ करते हैं, लिफ्ट करते हैं, है ना। अब और ये किस प्रिंसिपल के थ्रू हो रहा है, तो ये लिख लेना, बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन कभी कभी ये आ सकता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, तो ये एविएशन से रिलेटेड प्रिंसिपल है कि कोई भी प्लेन जो है जब वो उड़ान भरता है तो वो ये चेक करता है कि उसका एयर प्रेशर जो है वो ऊपर कितना है और नीचे कितना है। हाउएवर जो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, एयर को एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा। आपने देखा ना कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो वहां से विंड जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है एयर को, हवा को बढ़ा रहा है, मेकिंग इट लेस डेंस। वहां पर हवा जो है वो, उसकी डेंसिटी जो है वो, घनत्व जो है उसका क्या हो गया, कम हो गया। ये रिड्यूस डेंसिटी जो है, इसका मतलब है कि बहुत ही कम एयर मॉलिक्यूल वहां पर अवेलेबल है जो कि जो नेसेसरी लिफ्ट होता है वो जनरेट करेंगे। मतलब अगर लो प्रेशर है, अगर लो प्रेशर है किसी जगह पर, टेम्परेचर हाई है, तो वहां पर एयर एक्सपेंडेड होगी और डेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम क्यों है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। हमने पढ़ा है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला जोन, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, और लो प्रेशर कहां पे होगा, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, राइट। तो ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत बेसिक, और जनरल स्टडीज पढ़ोगे तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आएंगे। तो अब देखो कहीं पर टेम्परेचर लेवल लो है, तब क्या होगा, हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और वो वाला क्षेत्र जो है वो क्या होगा, वैक्यूम हो जाएगा, वहां पर एयर मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब वहां की डेंसिटी नहीं है। इस केस में हमें देखने को मिलेगा कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो एयरक्राफ्ट के विंग को जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो उसको सपोर्ट चाहिए। तो याद रखना, एयरक्राफ्ट हाई टेम्परेचर पे लिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वहां की डेंसिटी कम रहती है और उसको ये डिफरेंस चाहिए होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर का, अपने आप को जो है वो ऊपर रेस करने के लिए। यस, एयरक्राफ्ट टिपिकली एक्सपीरियंस करते हैं 1% रिडक्शन इन लिफ्ट फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस राइज। देखो जैसे ही 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो उनका लिफ्ट करना, उनका ऊपर जाना जो है वो थोड़ा सा बिगड़ेगा, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा ये बोलता है कि हायर स्पीड और लॉन्गर रनवे जो है वो टेक ऑफ के लिए जरूरी होता है, हाई स्पीड और लॉन्गर रनवे। अब वहां पर नहीं है ना उतना रनवे, इसका लद्दाख का बड़ा। अब सुनिए, इंजन परफॉर्मेंस खराब हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण। पहले तो हमने देख लिया कि भाई एयरक्राफ्ट जो है वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा, और हमने देख लिया कि हर 3 डिग्री पर 1% रिडक्शन हम लोग को लिफ्ट का देखने को मिलता है। देखो कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। दूसरा, इंजन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा हाई टेम्परेचर में। अब देखो थिन एयर जो होती है, क्योंकि डेंसिटी कम है ना, अब हाई टेम्परेचर के कारण इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काफी कम रहते हैं, और ये इंजन के अंदर की कंबशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। यानी कि कोई भी चीज जलती है, कंबशन होती है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना। अब जब एयरक्राफ्ट का फ्यूल ही प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं होगा तो एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी भी खराब होगी, दूसरा परफॉर्मेंस इंजन का खराब होगा। यस बोलो हाँ या ना। तो कुल मिलाकर ये जो थिन एयर जो होती है, हाई टेम्परेचर जो होता है,
इसके कारण एयर में ऑक्सीजन नहीं होता और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण एयर का मतलब एयरक्राफ्ट का प्लेन का एविएशन फ्यूल जो है वो सही तरीके से बर्न नहीं होता और वो सही आउटपुट जो है वो नहीं देता। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब फिर इसके अलावा एक्सटेंडेड लैंडिंग डिस्टेंस। अब जो थिन एयर जो होती है वो लैंडिंग को भी जो है वो अफेक्ट करती है, राइट। अब जो रिड्यूस्ड एयर डेंसिटी जो होती है, यानी कि जहां पर एयर टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब है थ्रस्ट जो है वो रिवर्स लगेगा और जो इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू स्लो डाउन द एयरक्राफ्ट प्रॉम्प्टली। तो मतलब इसको एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में भी प्रॉब्लम जाती है। एयरक्राफ्ट को रुकने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है हाई टेम्परेचर के दौरान, क्योंकि वहां पर एयर जो होती है वो काफी थिन होती है, क्योंकि हवा ही तो रोकती है ना। भाई हवा का प्रेशर पड़ेगा तो रोकेगी, है कि नहीं। भाई यही तो सिस्टम हम लोग को एयरक्राफ्ट में देखने को मिलता है। जब आप कभी प्लेन में बैठते हो तो प्लेन में हमेशा देखना उसकी जो विंग्स होते हैं, कभी बैठे हो आप खिड़की में, खिड़की की तरफ, तो उसके जो विंग्स निकले रहते हैं ना एयरक्राफ्ट के, राइट, ये विंग्स। तो इसको आप जो है वो ध्यान से जो है वो देखोगे प्लेन के विंग्स को, अरे यार देखो ये प्लेन है, ठीक है ना, ये समझ लेना कि ये प्लेन है। बड़ी बेकार सी फोटो बन रही है, समझ गए आप, ठीक है। ये प्लेन में सामने वाला हिस्सा ये, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, तो आप देख ना कभी भी आप देखोगे तो इसके विंग्स जो है ना ये ऊपर नीचे होते हैं, या कभी इंटरनेट पे देखना, ये ऊपर नीचे फ्लैप ऊपर नीचे जो है वो करते हैं। तो ये जो फ्लैप ऊपर नीचे जो करते हैं ना, तो यही एयर को जो है वो रोकने का और रिलीज करने का जो है वो काम करते हैं। तो ये पूरे उसके ऊपर भी बेस्ड रहता है। अब थिन एयर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें इतनी पावर नहीं होगी कि वो प्लेन को जो है वो रोक सके, तो इसलिए उसको लॉन्ग डिस्टेंस की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो ये चीज है। फिर एयरपोर्ट जो है जो बहुत हायर लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, यानी कि जैसे कि लेह लद्दाख के बारे में बात करें, तो यहाँ पर टेम्परेचर जब हाई रहता है तो फ्लाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? हमने देखा कि वहां पर भाई एक तो रनवे भी जो है वो छोटे हैं, है ना। एयर डेंसिटी कम होने के कारण हमने ऑलरेडी देख लिया टेक ऑफ में और लैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बस। तो आप टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रिंसिपल ध्यान में रखो कि ये प्रिंसिपल है जिसके चलते एयरक्राफ्ट जो है वो उसको लैंड होने में ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है और टेक ऑफ वो ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि हाई टेम्परेचर में हर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में एक 1% लिफ्ट उसका जो है वो कम हो जाता है, राइट। तो उसके लिए दिक्कत है। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप थोड़ा सा लेह लद्दाख के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर की हाइट पे हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी काफी ऑलरेडी कम रहती है, राइट। और जब एकदम से टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है तो इसके लिए एयरक्राफ्ट के लिए दिक्कत हो जाती है। हिमालयस और जांस्कर रेंज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो रेन शेडो इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है, जो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो लेकर आता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर लेवल जो है हाई हो रहा है, और देखो टेम्परेचर लेवल हाई होने के कारण हायर लैटिट्यूड में एयरक्राफ्ट भी जो है वो नहीं जा पाएंगे। तो देखो एक नई इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल गई, इसलिए करंट अफेयर जरूरी होता है। और ये सब चीजें जीएस में उतनी आती नहीं है, बट आप जीएस के कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर जब ये एग्जाम्पल्स लिखोगे तब आपका मेंस का आंसर एक बहुत बढ़िया बनेगा। बस बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन के कारण वार्मिंग इफेक्ट जो है वो और बढ़ गया है, अर्बन हीट जो है वो और बढ़ गई है, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करते हैं बैलेंस करते हुए 4 बेसिक फोर्स को, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट। ये चीज चाहो तो लिख लो बस, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट। थ्रस्ट मतलब पावर, लिफ्ट आपको समझ में आई है, ड्रैग मतलब घिसना और मतलब मूव करना, और वेट मतलब आपको पता है कि एयरक्राफ्ट का वेट भी जो है मैटर करता है। इसलिए तो आपको एक लिमिटेड बताया जाता है कि आप एक टिकट के साथ कितना है, मेरे मेरे ख्याल से 20 किलो नॉर्मली फ्लाइट्स में रहता है, 15 से 20 किलो आप सामान जो है वो अपने साथ ले जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा भी ले जा सकते हो बट उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और कई बार फिर मना भी कर देते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी अगर प्लेन खचाखच भरा हुआ है तो मना कर देंगे, ठीक है। रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक रोल है, देखो एयरक्राफ्ट को भी जो है ये अफेक्ट कर रहा है। 2023 की एक स्टडी के थ्रू ये पता लगा था कि टेक ऑफ डिस्टेंस बोइंग 737 और 800 एयरक्राफ्ट, यानी कि बड़े एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ये इंक्रीज हो गई है 6% तक। देखिए आप हो जाएगी, मतलब बताया जा रहा है 2071 और 80 में कंपेयर टू 1991 और 2000 में, सोचिए आप। अब बात करेंगे आसियान मीटिंग के बारे में। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो लाओस के अंदर इसकी मीटिंग हुई, जहां पर हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पर पहुंचे थे। आपको पता है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे, वो यूपीएससी क्वालिफाइड है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे पहले ये, राइट। और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पोस्ट पर है।
तो बताया गया है कि ये विजिट जो है इसमें हाई लेवल डायलॉग्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया आसियान के साथ जो है अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाए। सो ईएएम ने एम्फेसाइज किया, ईए मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने जो है ये बोला कि आसियान जो है वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो है वो आता है और इंडो पैसिफिक विजन में आता है, यानी कि आसियान कंट्री जो है वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है वो और हेल्प करेंगी, यानी कि उसमें काम करने में, क्योंकि आपको पता है हमें जो है वो हमारे नेबर्स के साथ एक रिलेशन अच्छे बनाने, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, ट्रेड रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, पीपल टू पीपल टाइज रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, तो ये सब बनाने हैं। यस, तो और इंडिया का पैसिफिक इंडो पैसिफिक विजन जो है इंडिया का, तो उस पर भी जो है ये काफी हेल्प करेगा आसियान। और ईयर 2024 जो है ये बताया जा रहा है कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो अनाउंस हुई थी 9th ईस्ट एशिया समिट 2014 में, उसका एक डिकेड कंप्लीट करता है। यानी कि देखो ईस्ट एशिया समिट 2014 में ही हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया था, ये लिख लो। और अब इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आप लिखो, और आपका टास्क है कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसको हिंदी में भी एक्ट ईस्ट ही नीति ही जो है कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है। ये आपको आज की आज पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो 2024 जो साल है उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 10 साल हो जाएंगे, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही जो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया कि कंट्रीज के साथ जो है वो अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, एक अच्छी मतलब वो होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल, राइट, तो ये सब चीजें। अब इंडिया के व्यू जो है वो आसियन पार्टनरशिप के साथ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इंडिया का विजन जो है वो इंडो पैसिफिक का ये प्रमोट करता है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव और पीसफुल रीजन, मतलब कुल मिलाकर ट्रेड फ्री रहे, किसी प्रकार के बैरियर्स ना हो, ओपन रहे, मतलब कि किसी प्रकार से वही बैरियर्स, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, जैसे कि हमारे यहाँ का कोई टूरिस्ट वहां पे जा रहा है तो उसको वहां पर ब्लॉक ना किया जाए, ओपन किया जाए, राइट। नेक्स्ट, इंक्लूसिव, कि भाई शामिल करो काफी सारी चीजों को, जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मिलकर रिजॉल्व करो, राइट। और पीसफुल रहना चाहिए ये क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। इसलिए तो हम कॉर्ड वगैरह की का भी सेम ही विजन हम लोग को देखने को मिलता है। कॉर्ड याद है, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप। कौन सी कंट्री कॉर्ड्स की मेंबर है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, QUAD कॉर्ड की मेंबर कौन सी कंट्रीज है। अब फोकस एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पीपल टू पीपल लिंकेजेस को, बायलैटरल कोऑपरेशन को, इसको जो है वो बढ़ाना है। अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताई थी ये 7-8 पॉइंट्स, और देखो ये 7-8 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको भी ये सब याद होंगे, वो कब याद होंगे, जब आप बार बार चीजों को सुनोगे और समझोगे। अब इस मीटिंग के अंदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी मुलाकात होती है रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, राइट, आसियान समिट के दौरान। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी, चर्चा करी। साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज है उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई। यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटीज के साथ जो है मुलाकात हुई थी, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ब्रूनी, तो इन सब कंट्रीज के साथ भी हम अपने रिलेशनशिप जो है वो अच्छे बेहतर बनाएंगे। अब आसियान के बारे में नोट्स बना लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका ये फुल फॉर्म, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ये फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। फिर इसके आगे लिख दो 1967 बैंकॉक थाईलैंड। तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। मेंबर्स, तो स्टार्टिंग के मेंबर्स जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर बाद में जाकर ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इनको शामिल कर लिया। क्वेश्चन, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ यस और नो। ऑब्वियसली नो, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडिया प्लस आसियान। तो आसियान जो है उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का लीगल स्टेटस है वो मिल गया था आसियान चार्टर के थ्रू 2008 में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना लिखना है, बस आपको, इतना मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आसियान की जो समिट होती है वहां पर आसियान के मेंबर्स बैठते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे इस क्षेत्र को, कैसे ये सब कंट्रीज है वो मिलकर डेवलप करें, ग्रो करें। पहली समिट ये लिख लेना, पहली समिट इसकी हुई थी बाली में 1976 में। अब इंडिया और आसियान के रिलेशंस की बात करें
तो हमने आशियन कंट्रीज के साथ यानी कि इस पूरे गैंग, इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ना शुरू किया 1992 से। तो याद रखो, इंडिया ने आशियन के साथ फॉर्मल एंगेजमेंट करना शुरू किया यानी कि इस ग्रुप से 1992 से। इंडिया प्लस आशियन आ गया 1992 में। ठीक है, ये पार्टनरशिप फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल गई 2012 में, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप जानती है कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के पीछे जो है वो लगे हुए हैं और फोकस करते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो शांति पूर्वक जो है वो रहे। 2/3 पूरे दुनिया भर की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसी क्षेत्र में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। 50% से भी ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। 60% से भी ज्यादा पूरे दुनिया भर की जीडीपी यहीं से बनती है। बस ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जैसे कि टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स है, पायरेसी, समुद्री लुटेरे यहाँ पर है, टेररिज्म का इशू है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इशू है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही वाला है। अगर चाहो तो बस ये लिख सकते हो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को हम लोग को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाना है और पीसफुल, कि शांतिपूर्वक रहे, बस। अब देखो, पल्सेस के इंपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने 4.65 मिलियन मेट्रिक टन दाल जो है वो इंपोर्ट कराई है 2023-2024 में, सबसे ज्यादा। फिर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है दालों का, या दलहन जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं हिंदी में। फिर रेड लेंटिल इंपोर्ट जो होती है, लाल मसूर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पर्टिकुलरली कनाडा से आती है और वो 1.2 मिलियन टन जो है वो हो गई है 2023-2024 में। नेक्स्ट हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, देखो आज की डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब कि ये जड़ी बूटी वगैरह ये सब चीजें। तो इसका सेंटर हम लोग को जामनगर गुजरात में देखने को रहा है। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां पर है? जामनगर गुजरात, लिख लो ये। अब सुनो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो गुजरात के अंदर है, ये पहला और इकलौता ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर हम लोग को ट्रेडिशनल मेडिसिन का देखने को मिल रहा है। आप तो सिर्फ इतना लिखो, ये पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, वैश्विक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। और कहां पर? गुजरात के अंदर ये खुल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और इंडिया जो है वो डोनेट कर रही है 85 मिलियन यूएस डॉलर 10 सालों के लिए डोनेट करेगी 2022 से 2032 तक इस सेंटर को जो है वो सपोर्ट करने के लिए। और सेंटर के अंदर सिर्फ आयुर्वेद योगा पर फोकस नहीं किया बल्कि हर एक प्रकार की ट्रेडिशनल मेडिसिन पर फोकस किया गया है। अब वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, जो समझाई, जो ज्ञान दिया आज इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।